आज हम पढ़ेंगे सजीवों में समानताएं। तो सभी सजीव, चाहे वे जंतु हों या पेड़ पौधे, उनमें कुछ मूलभूत माने आवश्यक रूप से कुछ समानताएं पाई जाती हैं। इन सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। विभिन्न जैविक क्रियाएं, जैसे हमारी जैविक क्रिया क्या क्या हैं, सभी क्या करते हैं, गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। प्रचलन, वृद्धि, पोषण, श्वसन, परिसंचरण और प्रजनन, उत्सर्जन आदि समान रूप से जैविक क्रियाएं चलती हैं और सभी का एक निश्चित जीवन चक्र भी होता है। इन मूलभूत समानताओं के होते हुए भी इनमें कुछ विभिन्नताएं माने अलग अलग प्रकार की क्रियाकलाप दिखाई देती हैं जो उनके वातावरण के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि कुछ जंतु स्थलीय होते हैं, कुछ जंतुओं में प्रजनन कार्य उनके पैरों के द्वारा होता है, तो जलीय जंतु जैसे मछली में फिन्स द्वारा प्रजनन कार्य होता है, जबकि पक्षियों में पंखों के द्वारा होता है। तो इनमें क्या क्या विविधताएं माने जंतुओं में क्या क्या अंतर पाए जाती हैं। इसमें समानताएं तो यही है कि सभी सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, प्रजनन करते हैं, पोषण करते हैं, श्वसन क्रिया होती है और इनमें उत्सर्जन होता है, प्रजनन क्रिया होती है और सभी का शरीर कोशिकाओं से बनाते हैं। ये समानताएं हैं, लेकिन जो विभिन्नताएं हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आकार में विविधता। आकार में विविधता माने सबका आकार अलग अलग होता है। जैसे घरों या आसपास रेंगती हुई चींटी तथा अनाज में पाए जाने वाले घुन, तो दोनों का आकार अलग अलग है। ये हमारी आँखों से दिखाई देने वाले जीव हैं और इसमें से भी सूक्ष्म जीव माने इनसे भी छोटे छोटे जीव हमारे आसपास होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। एक क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे हम, जैसे एक पोखर जैसे छोटा सा पानी का गड्ढा रहता है या तालाब, वहाँ पर स्लाइड और सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। तो इसमें से जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से हम पोखर माने जो गंदा पानी उसमें भरा रहता है, वहाँ के पानी को एक दो बूंद कांच की स्लाइड पर डालेंगे और सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से जब देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि कुछ हिलती डुलती आकृतियाँ दिखाई देती हैं। जल में माने गंदे जल में ये पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव हैं। इन्हें क्या कहते हैं, स्पाइरोगाइरा, पैरामीशियम और यूग्लिना। जैसे कि ये क्या है, पैरामीशियम है और ये क्या है, स्पाइरोगाइरा है और ये यूग्लिना है। इस प्रकार के छोटे छोटे जीव पोखर के जल में पाए जाते हैं, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। अब हाथी एक बड़ा जंतु है, लेकिन हम जानते हैं कि हाथी से बड़ा जंतु व्हेल है जो समुद्री जंतु है। और ब्लू व्हेल का भार कितना होता है, 30 बड़े बड़े हाथियों के, वयस्क हाथियों के बराबर होता है। कुछ पौधों के फूल बहुत छोटे होते हैं तो कुछ पौधों के बहुत बड़े भी होते हैं। तो इसी प्रकार पौधे के बीज, धूल के कण समान होते हैं, छोटे होते हैं, तो कुछ बड़े बड़े भी होते हैं। अगर हम देख लिए आकार में विविधता माने कुछ जंतु छोटे होते हैं और कुछ जंतु बड़े होते हैं। जैसे हाथी बड़ा होता है, हाथी से भी बड़ा समुद्री मछली होता है, व्हेल मछली होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे भोजन में विविधता। तो हमारा पर्यावरण अध्याय में हम लोग पढ़े हैं कि पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए वे स्वपोषी कहलाते हैं। तो जो पौधे स्वयं भोजन नहीं बनाते वे पौधे दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। जैसे कि अमरबेल, अमरबेल आप लोग देखे रहोगे, हरा नहीं रहता है, वो हल्का पीला पीला टाइप का रहता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए वो अपना भोजन नहीं बना पाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, परजीवी पौधे कहते हैं, क्योंकि दूसरे पौधों से अपना पोषक रस खींच के अपना जीवन निर्वाहन करते हैं। तो कुछ पौधे मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, कुकुरमुत्ता का दिया गया है, ये मृतोपजीवी सड़े गले पदार्थों पर, जिसके हम मशरूम भी कहते हैं, सड़े गले जगह पर उगता है ये। उसके बाद यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है कुकुरमुत्ता का, आप लोग पुस्तक से देख लेंगे। और जैसे फफूंद है ना, हमारा जैसे भोजन सड़ जाता है तो उसमें जो बदबू आ जाता है तो उसमें फफूंद लग गया होता है। उसके बाद कुछ पौधे स्वपोषी होते हैं,
कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। तो कीटभक्षी यहाँ पर दिया गया है कलश पादप। तो इस प्रकार उसका पत्ता का जो अंतिम भाग है कलश के समान आकृति ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि एक ऐसे जगह में ये पौधा उगता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इनके जो पौधे की पत्तियों का अग्रभाग है उनमें एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। जब इनको नाइट्रोजन की कमी होती है तो इस प्रकार कलश का आकार ले लेते हैं और इनमें एक चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। जैसे ही कीड़े इन चिपचिपे पदार्थ पर आकर्षित होकर आते हैं तो इनमें वे चिपक जाते हैं और जो इस प्रकार ढक्कन टाइप का ये आकृति बना है इनके पत्तों का, ये बंद हो जाता है। इस प्रकार ये अपने लिए नाइट्रोजन पूर्ति के लिए पत्तियां कलश की आकृति ले लेती हैं। तो इन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। अगला है कुछ जीव जंतुओं के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर पौधे स्वपोषी होते हैं, तो जीव जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। उनमें से शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं और सर्वाहारी। सर्वाहारी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतु होते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि विभिन्न जीवन में भोजन संबंधी विविधताएं भी पाई जाती है। जैसे हम लोग देखें कि कुछ इस प्रकार मशरूम टाइप के होते हैं, कुछ पौधे होते हुए भी परजीवी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण कर रहे हैं। और जैसे अमरबेल के बारे में मैं बताई थी, अमरबेल क्या होता है? वो हल्का पीला पीला टाइप का लता दिखाई देता है और पोषक रस चूसने के लिए दूसरे पौधे पर लिपट जाता है। इस प्रकार भोजन में भी सभी जंतुओं में विविधता पाई जाती है। अगला हम देखेंगे आवास के आधार पर विविधता। आवास सभी जीव जंतुओं के रहने का अलग अलग स्थान होता है। वे अलग अलग रहने के अनुकूल अलग अलग स्थान में रहने पर अपना अनुकूलन स्थापित करते हैं। तो सजीवों को आवास के आधार पर जैसे कुछ स्थलीय होते हैं, कुछ जलीय होते हैं, कुछ मरुस्थलीय होते हैं। तो स्थलीय, जलीय, मरुस्थलीय में इसको विभाजित किया गया है। तो स्थलीय जंतु जैसे यहाँ पर जंतु और पौधे जो स्थल पर पाए जाते हैं उन्हें स्थलीय कहते हैं। जैसे अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जैसे गुलाब है, उसके बाद पीपल का पेड़ है, तो ये सब स्थलीय है। मनुष्य है, स्थलीय है। जंतु में घोड़ा है, शेर है, गाय है, बकरी है। और फिर पौधों में नीम, बरगद, आम आदि ये सभी स्थलीय पौधे एवं जंतुओं के उदाहरण हैं। उसके बाद है जलीय जंतु। ऐसे जंतु जो जल में पाए जाते हैं उन्हें जलीय जीव कहते हैं। जैसे कि मछली है, कमल है ना। तो ये जल पर अपना अनुकूलन स्थापित करते हैं, स्थल में वे अनुकूलित नहीं हो पाते हैं। तो जलीय जंतुओं का आकार कैसा होता है? नौकाकार, नाव के आकार का होता है। आगे से और पीछे से उनके मुंह के साइड और पूंछ के साइड क्या होता है? पतला पतला होता है। मध्य भाग चौड़ा होता है जैसे कि मछली। तथा कुछ के पैरों में पाद जाल पाए जाते हैं जैसे कि मेंढक और बत्तख, जिसके कारण उन्हें तैरने में सरलता मिलती है। जलीय पौधों की जड़ों एवं तनों में हवा से भरी हुई विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जिससे उन्हें पानी की सतह पर तैरने में सहायता मिलती है। जैसे कि जलकुंभी, आप लोग देखे होंगे जलकुंभी, जिसमें कि वह पानी में सड़ता नहीं है। क्यों सड़ता नहीं है? क्योंकि जड़ों एवं तनों में हवा से भरी हुई एक विशेष संरचना पाई जाती है। तो हमारे आसपास जैसे तालाब, पोखर पाए जाते हैं, तो इसमें जलीय पौधों एवं जंतुओं की आप लोग भी सूची बना सकते हैं। जैसे कमल का पौधा भी उसमें रहता है ना। उसके बाद हाइड्रिला भी रहता है। तो इस प्रकार आप लोग हाइड्रिला का, कमल के पौधे का इस प्रकार और जलीय जंतुओं में मछली का सूची बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। ऐसे जंतु जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में मेंढक है, मगरमच्छ है, कछुआ है। इस प्रकार ये उभयचर जंतु कहलाएंगे। अगला हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय जंतु एवं पौधे। मरुस्थल यानी रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु जो रेत में पाए जाते हैं, गर्म प्रदेश में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय कहलाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे कि ऊँट के पैर के तलवे क्या होते हैं? गद्दीदार होते हैं, जिसके कारण रेत में वो घुसते नहीं हैं। नागफनी का तना मांसल होता है, मोटा मोटा तना होता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है और
उसके जो कांटे हैं वे पत्ते के ही रूप हैं, उसके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो गए रहते हैं, जिससे उन कांटों में से जल वाष्पित होकर नहीं निकलता है और इस प्रकार पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। तो आप लोग भी चर्चा करके मरुस्थलीय जंतु पौधे के विषय में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जलीय जंतु मछली का चित्र दिखाया गया है, जलीय पौधे में जलकुंभी है और मरुस्थलीय पौधे में नागफनी का चित्र बताया गया है। आप लोग कैक्टस का चित्र भी बना सकते हो। अमरबेल क्या है, यहाँ पर उचित संबंध जोड़िए हम बनाएंगे तो अमरबेल क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। उसके बाद कुकुरमुत्ता सड़े गले स्थानों में यह उत्पन्न होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मृतोपजीवी। जलकुंभी जलीय पौधा है और खरगोश क्या हो जाएगा, शाकाहारी। इस प्रकार आप सरल प्रश्न का उत्तर अपने तरीके से भी बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता। पौधों एवं जंतुओं को, पौधों में अलग अलग वर्गीकरण की आवश्यकता, जंतुओं में अलग अलग वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमारे चारों ओर जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनकी संरचना अलग अलग होती है। इन सभी जीवों में अलग अलग प्रकार से हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि हम समान गुण वाले जीवों को एक वर्ग में रखेंगे तो हम इनका अध्ययन करने में सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों के वर्गीकरण की हमें आवश्यकता होती है। तो सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों के वर्गीकरण में पहले पौधों के बारे में है। तो पौधों का वर्गीकरण तने की प्रकृति, जीवन की अवधि के आधार पर उनका किया गया है। तो इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पौधे के वर्गीकरण में इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला है शाक, दूसरा है झाड़ी, तीसरा है वृक्ष और चौथा है लता, जिसको बेल या आरोही भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले साग, जैसे हम घर में उसको क्या बोलते हैं, छोटे छोटे जैसे भाजी उगे रहते हैं, है ना, तो इसको साग के श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये छोटे आकार के पौधे होते हैं जिनका तना अत्यंत मुलायम होता है, पत्तियां हरे होते हैं। इनका जीवन काल बहुत ही कम होता है, 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। इन्हें 1 वर्षीय पौधे भी कहते हैं, जैसे कि धनिया है, गेहूं है, धान है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जितने हम लोग भाजी देखते हैं ये क्या हो जाएंगे, साग के श्रेणी में आएंगे। यहाँ पर दिया गया साग का एक चित्र। अगला है झाड़ी क्या होते हैं, ये मध्यम ऊंचाई के होते हैं, साग से बड़े होते हैं। इनके तने साग की तुलना में अधिक कड़े होते हैं, है ना, जैसे गुलाब का तना कैसे कड़ा होता है और उसका ज़्यादा बड़ा पेड़ भी नहीं होता है ना, तो इसके तने क्या होते हैं, कड़े होते हैं और कांटे टाइप के भी इसमें कड़ा लगता है इनका तना। जब हमारे शरीर में इसका स्पर्श हो जाता है, टच हो जाता है तो इनका जीवन क्या होता है, 1 से अधिक वर्षों तक होता है। एक बार गुलाब का पौधा लगा देंगे तो कई वर्षों तक रहता है। तो इन्हें बहुवर्षीय पौधे भी इसलिए कहते हैं। तो उदाहरण में है गुलाब, बेशरम, है ना, बेशरम का जो इधर उधर उगा रहता है पौधा कहें चाहे उसको झाड़ी कहें, उसको क्या कहेंगे, झाड़ी। उसके बाद बेर भी है, जैसे छोटे छोटे बेर का जो पौधा रहता है झाड़ी टाइप का, बेर भी आ जाएंगे उसमें। उसके बाद वृक्ष क्या होते हैं, ऊंचे आकार के होते हैं, बड़े होते हैं, तने भी मोटे मोटे होते हैं, बहुत अधिक इसमें शाखाएं निकले होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे इमली, बरगद, पीपल, और ये क्या होते हैं, बहुवर्षीय, बहुत साल तक रहते हैं। अगला है आरोही, जिसको बेल या लता भी कहते हैं। इन पौधों का तना बहुत कमजोर होता है, जैसे कि हम लोग घर में बोलते हैं ना मखना, है ना, कद्दू जिसको बोलते हैं, तो इनका तना क्या होता है, बहुत ही पतला होता है, लता टाइप का, और ये किसी आधार के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। जैसे आप लोग देखते हो वो कद्दू वगैरह, है ना, और कुम्हड़ा वगैरह फला रहता है तो वो किसी के छत पर, है ना, ही रहता है, और वो अगर उसको आधार नहीं मिला है तो नीचे क्या रहता है, लुढ़क गया रहता है। अगर सहारा मिल जाता है तो उसी के सहारे लिपट कर वो ऊपर चढ़ गया होता है। तो इनका जीवन काल क्या होता है, 1 वर्षीय भी होता है, 2 वर्षीय भी होता है और बहुवर्षीय भी होता है। उदाहरण के लिए मटर है, लौकी है, तरई है, कुम्हड़ा है, बोगनविलिया है ना, हम लोग जैसे मखना बोलते हैं वो भी है। इस प्रकार ये क्या है, आरोही, बेल या लता। इस प्रकार ये फूल वाले लता भी हो सकते हैं। आप लोग अलग अलग प्रकार के पौधों को इकट्ठा कर लेंगे
और इसमें भरेंगे, वो शाक में आएगा कि झाड़ी में आएगा, वृक्ष में आएगा कि लता में आएगा। इसको उसका तना मोटा है कि पतला है, अब उसका तना हरा है कि भूरा है, तना मुलायम है कि कठोर है, शाखाहीन है या शाखायुक्त है। तो शाखायुक्त अक्सर क्या होता है, उसमें पेड़ में होता है, जैसे बड़े बड़े पेड़ आम वगैरह है, बरगद वगैरह, ये उसमें बहुत शाखा रहते हैं। और जो शाख रहता है उसमें शाखा नहीं रहता है ना। शाख में उसमें आप लोग लिख सकते हो, शाखा माने डाली। उसके बाद आप लोग वो सीधा खड़ा है या भूमि के समांतर है, माने जमीन के समांतर है, या किसी के आधार के सहारे है, इस प्रकार आप लोग उसको लिख सकते हो। आधार के सहारे में किस में हो जाएगा, किसी के सहारे लता, जितने भी लता वाले पेड़ रहते हैं ये किसी के आधार के सहारे खड़े होते हैं। तो आप लोग अलग अलग प्रकार के जितने भी पेड़ पौधे आसपास रहते हैं उसको थोड़ा थोड़ा ला भी सकते हैं, घर में लाएंगे तो, और इस सारणी को भर सकते हैं या वहीं पर जाकर देख भी सकते हैं। उसके बाद अंत में लिखेंगे वो शाक में आएगा कि झाड़ी में आएगा कि वृक्ष में आएगा या लता में आएगा। एक और सारणी भी दिया गया है, जैसे यहाँ पर आम आया है, तो आम का जो पौधा है, जो पेड़ है, आम का जो पेड़ है वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो इसमें क्या लिखना है आप लोगों को, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो ये आम क्या है, स्वयं पोषी। यहाँ पर कुकुरमुत्ता जैसे किसमें उगा रहता है, सड़े गले वस्तुओं पर उगा रहता है ना। तो इसमें क्या लिखोगे आप लोग, इसको मृतोपजीवी। उसके बाद जो अमरबेल है ये दूसरे पर लिपट कर अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, भोजन रस चूस लेता है, तो ये क्या कहलाएगा, परजीवी। इस प्रकार आप लोग अलग अलग प्रकार के फल को लाकर इसमें लिख सकते हैं और सारणी में भर सकते हैं कि वह स्वयंपोषी है, मृतोपजीवी है या परजीवी है।